वेलकम ऑल, सभी का स्वागत, सभी को प्रणाम। मैं सीए चेतन मंत्री विद्योदय क्लासेस इंदौर की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। हम यहां दिसंबर 21 सीए इंटर ऑडिट के रिवीजन के लिए इकट्ठा हुए हैं और इस रिवीजन सेशन में हम कोशिश करेंगे अराउंड 60 मार्क्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, उनको कवरेज करने का। आई होप ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहे। और अभी आज का जो सेशन है, आज जो हम रिवीजन सेशन ले रहे हैं, उसकी शुरुआत करने जा रहा हूं मैं कंपनी ऑडिट से। एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जो 10 से 15 मार्क्स हमेशा कवर करता है, कभी एमसीक्यू में, कभी ट्रू फॉल्स में, कभी केस लॉज में। इस बार भी जुलाई 21 एग्जाम में 4 मार्क्स के 2 डायरेक्ट क्वेश्चन, एक कॉस्ट ऑडिट पे था, एक ऑडिट कमिटी पे था, ये पूछे गए। इसके अलावा एमसीक्यूज भी कवर होते हैं। ये पार्ट आपको सीए इंटर कंपनी लॉ में भी हेल्प कर सकता है। तो चलिए मालिक, बिना टाइम वेस्ट किए इस 30 डेज सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लेने वाले हैं कंपनी ऑडिट, उसके बाद हम लेंगे ऑडिट रिपोर्ट जो कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर हम कवर करेंगे ऑडिट एविडेंसेस के सारे एसेस आपके मॉड्यूल के हिसाब से, चैप्टर नंबर 3। एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 4, इनको जोड़कर ही हम जानते हैं करीब करीब 45-50 मार्क्स होता है। इसके अलावा एनालिटिकल प्रोसीजर जिसमें से हमेशा एक क्वेश्चन बनता है। चैप्टर 1 जिसमें एसे 210 एसे 220 दोनों कवर होते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम आज का इस सेशन शुरू करने जा रहे हैं। रोज हमारा यही टाइम रहेगा, फ्रॉम 5 PM टू 5:45। हम डेली इसी टाइम पर रोज मुलाकात करेंगे। शुरुआत करते हैं कंपनी ऑडिट से। कुछ बेसिक बातें। कंपनी ऑडिट चैप्टर नंबर 10 ऑफ कंपनीज एक्ट, चैप्टर 10 ऑफ कंपनीज एक्ट। सेक्शन जो कवर होते हैं वो होते हैं मालिक 139 से लेके 148 तक के। और हम जानते हैं 139 से 148 में 2 पार्ट हो जाते हैं। यहाँ पर लास्ट पार्ट जो होता है 148 वो कॉस्ट ऑडिट कवर करता है, 147 हमारे लिए पेनल्टीज कवर करता है, और 139 से लेके 146 तक के सेक्शन अपने स्टैट्यूटरी ऑडिटर के लिए हैं। इंपॉर्टेंट बात, ये सारे सेक्शन स्टैट्यूटरी ऑडिटर के लिए अप्लाई किए जाते हैं। एक एक करके सेक्शन शुरू करते हैं। सबसे पहला मैं लेना चाहूंगा सेक्शन 139 से शुरू करें। अपॉइंटमेंट नहीं, सबसे पहले 141 सर, क्योंकि पहले एलिजिबिलिटी चेक करना जरूरी है। सेक्शन 141 में एलिजिबिलिटी क्या बोलती है, उसके 4 अलग अलग सबसेक्शंस ध्यान रखिएगा। सबसे पहला सबसेक्शन 1, देन सबसेक्शन 2, देन सबसेक्शन 3 एंड देन सबसेक्शन 4। ये 4 अलग अलग सबसेक्शंस पे हम बात करने जा रहे हैं। सबसेक्शन 1 बहुत सिंपल सी बात बोलता है मालिक, ऑडिटर कौन। तो सेक्शन 141 सबसेक्शन 1, 2, 3, 4 एक एक करके देखते हैं किसको ऑडिटर बनाया जाए कंपनी का। तो सबसे पहला आंसर हमारे पास हमेशा ही क्या होता है, एक व्यक्ति एलिजिबल कब होगा, तो इंग्लिश वर्ड होगा पर्सन शैल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर। तो मेन वर्ड हो गया एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर। बोलो कब अपॉइंट करेंगे उसको, एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड। कब माने, इफ ही इज अ, ओनली इफ ही इज अ। तो ओनली वर्ड जरूर ले लेना मालिक, ओनली इफ ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। बहुत सिंपल सा ये बात यहां बोला गया। एक बात और हमको ध्यान रखनी पड़ेगी, अगर किसी फर्म की बात करते हैं, ये पहला पॉइंट है इसी का, ये दूसरा पॉइंट, अगर हम फर्म के एंगल से बात करें तो एक फर्म कब एलिजिबल होगी, एक फर्म तभी एलिजिबल होगी जब उसके मेजोरिटी ऑफ पार्टनर्स, जब उसके मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर्स कहां पर रहें, कहां पर प्रैक्टिसिंग हो। तो मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर्स आर प्रैक्टिसिंग इन इंडिया, मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर्स आर प्रैक्टिसिंग इन इंडिया, एक वर्ड ये। लेकिन हम छोटी सी चीज क्या मिस कर जाते हैं मालिक, इस पूरे रिवीजन सेशन में मैं वो जरूर पॉइंट आउट करूंगा जहां जहां हमारे वर्ड्स मिस होते हैं और हमसे हमारे मार्क्स ले लिए जाते हैं। हमने ये तो बोल दिया प्रैक्टिसिंग इन इंडिया होना चाहिए मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर्स, लेकिन इसमें एक खास बात है, मेजोरिटी ऑफ पार्टनर कौन से, जो क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट है या नहीं है। तो यस सर, मेजोरिटी वो जो क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट हो। ये वर्ड जरूर यूज कीजिएगा, क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट जो हो वो लोग आपको ध्यान रखने हैं, वो पार्टनर्स आपको ध्यान रखने हैं। बोलिए मालिक, कमेंट कीजिए फटाफट। सबसेक्शन 1 141 एलिजिबिलिटी की बात करता है, बहुत छोटा सा एमसीक्यू, बहुत छोटा सा ट्रू फॉल्स। वर्ड्स का ध्यान रखना, फर्म में 2 इंपॉर्टेंट वर्ड, मेजोरिटी ऑफ पार्टनर्स, मेरे साथ साथ रिपीट करो। अ पर्सन शैल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी ओनली इफ ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। इन केस ऑफ अ फर्म, the firm will be eligible whereof the majority of the partners, बहुत सारे majority of the partners are practicing in India, कौन से, who are qualified for appointment, ये वर्ड मिस मत करना। then the firm will be eligible, और अपॉइंटमेंट किसके नाम पर होगा, सर इन द नेम ऑफ द फर्म, ये वर्ड भी लेना। may be appointed by its firm's name, ये वर्ड जरूर ध्यान रखना। अपॉइंटमेंट जो होगा वो हमेशा फर्म के नाम पर होगा। प्रोप्राइटरशिप में, इंडिविजुअल में हम
किसी पार्टनर्स के जगह प्रोपराइटर के नाम से अपॉइंटमेंट दे सकते हैं। तो पहला सबसेक्शन 1 सिंपल सा। दूसरा, जब भी किसी फर्म या एलएलपी की हम अपॉइंटमेंट की बात करेंगे तो एक बड़ा अंतर क्या आया, जब सबसेक्शन 1 बात करते हैं तो वो इंडिविजुअल के लिए भी है, वो फर्म के लिए भी है, लेकिन सबसेक्शन 2 में बात हो रही है फर्म और एलएलपी की। जब भी फर्म और एलएलपी को आप ऑडिटर अपॉइंट करते हैं तो किन बातों का स्पेशली ध्यान रखना है, तो ध्यान रखना एक फर्म या एलएलपी में आप चाहे नॉन सीए व्यक्ति को एलएलपी में पार्टनर तो बना लो, लेकिन साइन कौन करेगा, तो ध्यान रखना ओनली वर्ड जरूर यूज करना, एग्जाम में ओनली वर्ड जरूर यूज करना। ओनली द पार्टनर, सिर्फ उसी पार्टनर से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, ऑडिट रिपोर्ट पे साइन कराएंगे। ओनली द पार्टनर हु आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इन्हीं को क्या किया गया, दूसरा मेन वर्ड अथोराइज्ड, इन्हीं को क्या किया गया, अथोराइज्ड किया गया। किस लिए, दो बातें, वापस से बोलो, अथोराइज्ड दो चीजों के लिए, पहला अथोराइज्ड टू एक्ट एंड अथोराइज्ड टू साइन, ध्यान रखना ये बात, अथोराइज्ड टू एक्ट एंड अथोराइज्ड टू साइन। तो इन केस ऑफ फर्म या एलएलपी अब अगर हम अपॉइंटमेंट कर भी देते हैं तो उसमें इंपॉर्टेंट है ओनली द पार्टनर हु आर सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स shall be authorized to act and sign on behalf of the firm, यही लोग साइन करेंगे। बात आती है फिर सबसेक्शन 3 की, 141 सबसेक्शन 3 ये बात करता है दोस्तों डिस्क्वालिफिकेशंस की, कि कौन कौन एलिजिबल नहीं है, कौन कौन डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। बोलिए मालिक, यहां तक कोई कमेंट? तो इंपॉर्टेंट वर्ड्स पे मैं वापस से आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा, क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट, अथोराइज टू एक्ट एंड साइन, ये वर्ड जरूर हमको मिस नहीं करना है। बाकी हम सब लिख के आते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे वर्ड हमारी लीगल लैंग्वेज को ब्रेक कर देते हैं। तो सबसेक्शन 3 along with, बोलो, रूल 10। रूल 10 किसका सर? कंपनीज एक्ट में दो बातें हैं, एक तो हमारा एक्ट है कंपनीज एक्ट 2013, और एक हमारे पास कार है। बोलो कार क्या है सर? कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर रूल्स 2014। ये दो हमको लगातार पढ़ने, सेक्शन आपके सामने है। अब हम रूल्स की भी बीच बीच में बात करेंगे। जब अभी जो पढ़ने जा रहे हैं वो है रूल नंबर 10। अगर लिख पाओ तो मजा आ जाएगा दोस्तों, न लिख पाओ तो गलत मत लिख के आना, सिर्फ सबसेक्शन 3 कोट करना है। तो सर क्या हम पूरा सबसेक्शन 3 कोट करेंगे? ना, जिस पॉइंट पे क्वेश्चन है हमको सिर्फ वो पॉइंट हिट करना है। हमको सबसेक्शन 3 में अलग अलग क्लॉजेज हैं, क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी, क्लॉज डी में सब क्लॉजेज भी हैं 1 2 3। तो पहले हम यहां तक का पार्ट कवर करना चाहेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। शुरुआत कैसे करते हैं? देखो, जब भी कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन आए ना एग्जाम में 141(3) पर, तो हम एक छोटी सी मिस्टेक करते हैं, छोटी सी मिस्टेक। हम शुरुआत जब आंसर की करते हैं तो हमको कैसे करना है, आपके आंसर के हमेशा 3 पार्ट होने चाहिए कंपनी ऑडिट में, इन केस ऑफ केस लॉस, केस स्टडीज। सबसे पहला सेक्शन, दूसरा इन द गिवन केस करके आपको सेंटेंस शुरू करना और फिर केस को समझाने का है अपने को, और तीसरा एक सिंगल लाइन का कंक्लूजन कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है उस पर आप क्या कमेंट करना चाहोगे मालिक। तो ये 3 स्टेप जरूर ध्यान रखना। फर्स्ट ऑफ ऑल कोट द सेक्शन, सेकंड इन द गिवन केस, इसमें पूरा क्वेश्चन की लैंग्वेज को लेकर आप फ्रेम कर सकते हो आंसर्स को, और आखिरी में कंक्लूजन्स। कभी वो पूछते हैं कि चलो ये ऑडिटर है, क्या इसका अपॉइंटमेंट वैलिड है, तो कंक्लूजन भी वैसे ही आएगा, हेंस द अपॉइंटमेंट इज वैलिड, हेंस द अपॉइंटमेंट इज वॉइड। इस तरह से कुछ सेक्शन शुरू करना है। सेक्शन जब हम लिखते हैं तो हमको शुरुआत आंसर की हमेशा इस तरह से करनी चाहिए, एज पर सेक्शन, जो भी आप कोट करना चाहो करो यहाँ पे। लेकिन इसमें एक छोटी सी मिस्टेक होती है, ध्यान रखना, एक छोटी सी मिस्टेक होती है, वो है ऑफ कंपनीज एक्ट में सी और ए कैपिटल लिखना और कामा लगाना, और 2013 जरूर लिखना मालिक, एज पर सेक्शन 141(3)D, इस तरह से लिखना। सर ऐसा भी लिखना है क्या सब सेक्शन? ना 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 ना, कट टू कट, बिल्कुल आईसीआई के चेकर समझदार है मालिक, आपको ये समझाने की जरूरत नहीं, ये सब सेक्शन 3 है क्लॉज डी, आप डायरेक्ट लिखेंगे एज पर सेक्शन 141(3)D ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। अब शुरुआत जब हम करते हैं आंसर की तो कैसे करना, चूंकि ये डिस्क्वालिफिकेशंस की बात है मालिक, तो आंसर शुरू करते समय आप अगर रूल लिख पाओ along with रूल 10 तो बढ़िया है, नहीं लिख पाओ तो मालिक गलत मत लिखना, along with रूल 10 और यहाँ लिख देना कार 2014 चलेगा। शॉर्ट करेंगे, यस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या शुरू हो, हम आंसर की शुरुआत करते हैं तो हमको क्या समझाना, जो क्वेश्चन में जिस व्यक्ति का नाम दिया है, जैसे वो बोल रहे हैं मिस्टर राम को ऑडिटर अपॉइंट किया टीसीएस ने, इस पर कमेंट करो कि अपॉइंटमेंट वैलिड है या नहीं है। तो शुरुआत में क्या करना है, हमको शुरुआत ही इससे करनी है, अ पर्सन शैल बी इनएलिजिबल, या तो आप ऐसा लिख लो शैल बी इनएलिजिबल। ध्यान से देखिएगा, वर्ड्स का खेल है सारा, या तो इससे शुरू करें या सीधे लिखें सिंपल लैंग्वेज, अ पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल, है ना। तो मुझे तो इजी लगता है नॉट बी एलिजिबल लिखना,
तो ये सब हम मन से लिख रहे हैं, शाल नॉट बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर, टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर। ये बात आप ध्यान रखिएगा, शुरुआत इससे होगी एज एन ऑडिटर इफ, और इफ के बाद हमारे क्लॉजेज आते हैं। इफ इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, क्लॉज ए, ध्यान रखो, इफ इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, यहां पे हम लिखेंगे इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, बोलो, तो यहां पे ही मत लग देना भैया, इट लिखना। अदर देन, मेन वर्ड अदर देन एलएलपी, एलएलपी को छोड़ के, एक्सेप्ट एलएलपी। कौन सा एलएलपी भैया? रजिस्टर्ड अंडर द एलएलपी एक्ट 2008, ये जरूर लिख के आना। अगर क्लॉज ए पे कोई एमसीक्यू, कोई ट्रू फॉल्स आ जाए, ट्रू फॉल्स तो आ ही सकता है ना क्लॉज ए पे, 2 नंबर का, है ना, तो ये तो लिख ही सकते हैं बॉडी कॉर्पोरेट। अब पूरा लिखना पड़ेगा अगर ट्रू फॉल्स की बात करते हैं, हम सिर्फ बॉडी कॉर्पोरेट लिख के आ जाए तो मार्क्स का मजा नहीं आएगा। अ बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन एलएलपी रजिस्टर्ड अंडर द एलएलपी एक्ट 2008, ये पहला हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इफ ही इज अ, इट इज अ। दूसरा बोलो क्लॉज बी, शुरुआत ऐसी होगी एज पर सेक्शन 141(3) ए बी, यहाँ पे बी आ जाएगा, अभी ए क्लॉज पढ़ रहे थे, बी एज पर सेक्शन 141(3)(b of the Companies Act 2013 along with Rule 10, a person shall not be eligible to be appointed as an auditor of a company if, और if के बाद अब बोलो क्या लिखना है सर। इसका जो क्लॉज बी है वो बहुत सिंपल सी बात करता है, इफ ही इज एन, क्या लिखोगे यहाँ पे, ही, यहाँ पे लिख दूं क्लॉज बी, इफ ही इज एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। तो ये वर्ड आपको जरूर 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 यूज करना है मालिक, ही वर्ड से शुरुआत करेंगे हम, कभी भी डायरेक्ट केस लॉ समझाने की कोशिश नहीं करेंगे, हम पहले यही लिखेंगे ही इज एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। तो ध्यान रखना यहां सिर्फ कंपनी बोला है, होल्डिंग सब्सिडरी नहीं, ये वर्ड भी आपको क्लिक करना है। क्लॉज सी अगेन, ही विल बी इनएलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी इफ ही, अभी तक तो क्या बोल रहे थे, अभी तक हम बात कर रहे थे कि अगर टीसीएस मिस्टर राम को, जो कि उन्हीं के एम्प्लॉय हैं, उनको अपॉइंट करेगी तो क्लॉज बी लग जाएगा। अगर मिस्टर राम वहीं के एम्प्लॉय या ऑफिसर हैं तो क्लॉज बी लगेगा ना मालिक। लेकिन अब बात कर रहे हैं राम का एक पार्टनर है, राम का एक पार्टनर है पपलू, यहां पपलू को ऑडिटर बनाया जा रहा है, तो अब लगेगा क्लॉज सी, जो कि क्या बोलता है, कंपनी के एम्प्लॉय का, कंपनी के एम्प्लॉय का, कंपनी के एम्प्लॉय का पार्टनर या एम्प्लॉय, यहां ऑडिटर नहीं हो सकता, तो कंपनी का एम्प्लॉय कौन, राम, राम का पार्टनर या एम्प्लॉय कौन, पपलू, इसको आप यहां ऑडिटर नहीं बनाओगे मालिक। तो लैंग्वेज कैसी होगी, हम क्या बोलेंगे, इफ ही इज एन, बोलो क्या बोलोगे, ही इज एन ऑफिसर और एम्प्लॉय, ऐसे ही बोले, ही इज अ पार्टनर और इन एम्प्लॉयमेंट, ऐसा लिख दो, पार्टनर और इन एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉय की जगह पूरा लिख दो, इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ, किसके नौकरी कर रहा है भैया, पपलू, पपलू किसका पार्टनर है, तो हम बोलेंगे ऑफ ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, ऑफ ऑफिसर या एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, ये था क्लॉज सी। अ पर्सन हु इज अ पार्टनर और इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, क्लॉज सी, बहुत सिंपल सा। क्लॉज डी बोलो मालिक, क्लॉज डी में शुरुआत कैसे होगी, क्लॉज डी में हम शुरू करेंगे सर, डी में 3 अलग अलग सब क्लॉजेज हैं, 141(3)(d सबसे इंपॉर्टेंट, इसके अंदर हमारे पास 3 अलग अलग सब क्लॉजेज भी हैं, ये 1, ये 2 और ये 3। बोलो शुरुआत में अब गलती क्या होती है, यहाँ पे ध्यान से सुनना मालिक, गलती क्या होती है, अभी तक हम क्या बात कर रहे थे, मिस्टर राम को अगर ऑडिटर बना रहे हैं तो उसके लिए एलिजिबिलिटी चेक कर रहे थे कि राम कोई गलती तो नहीं कर रहा, राम एम्प्लॉय तो नहीं है, राम ऑफिसर तो नहीं है, राम का कोई पार्टनर ऑफिसर तो नहीं है, राम का कोई एम्प्लॉय या ऑफिसर जो है यहाँ ऑडिटर तो नहीं हो रहा। लेकिन अब क्या करना है, ध्यान से सुनना, 141(3)(d बहुत सुंदर सी बात बोल रहा है कि ये 3 जगहों पर ना सिर्फ राम को चेक करो बल्कि उसके रिलेटिव को भी चेक करो और उसके पार्टनर को भी चेक करो। अच्छा मतलब क्या सर, मतलब ये दोस्तों कि अगर अब गलती राम के अलावा उसके रिलेटिव या पार्टनर भी कर रहे होंगे तो भी राम इन एलिजिबल हो जाएगा। मतलब सर ऐसा कि गलती दूसरों की सजा हमको मिलेगी, यस, गलती दूसरा भी करेगा ना इन 3 जगहों पर तो गलती भले रिलेटिव करे या पार्टनर करे, सजा जो है राम को मिलेगी जिसको ऑडिटर अपॉइंट किया जा रहा है। बोलो लैंग्वेज कैसे शुरू करोगे, फटाफट से बोलो। अ पर्सन शैल बी इनएलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी इफ, ध्यान से सुनना, अब यहां एक बहुत बड़ी गलती होती है 141(3)(d लिखते समय, मोस्टली हमको घर पे ध्यान नहीं आता पढ़ते समय कि 3D में हमको एक बात और ऐड करनी है। अब बोलो क्या, अभी तक तो बोल रहे थे सर ही इज एन ऑफिसर, ही वर्ड यूज करते थे, अब और बोलना पड़ेगा ही और हिज रिलेटिव और हिज पार्टनर। बोलो भैया क्या लैंग्वेज में हमको इस बात का ध्यान रखना है, ही हिज रिलेटिव और हिज पार्टनर। क्लॉज सब क्लॉज 1 बोलता है इज होल्डिंग एनी सिक्योरिटी और इंटरेस्ट,
बोलो पहली गलती, जो रिलेटिव भी कर देगा तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। इज होल्डिंग एनी सिक्योरिटी और एनी इंटरेस्ट। कहां पर सिक्योरिटी होल्ड कर रहा है सर? 5 जगह है जहां पर उन्होंने बोला मत करना मत करना, वरना तुम्हारा मेन ऑडिटर जो है वो इनएलिजिबल हो जाएगा। कौन सी 5 जगह सर? ये गलती इन द कंपनी नहीं होनी चाहिए सबसे पहले तो। इन द कंपनी, जो मेन कंपनी की हम बात कर रहे हैं, जैसे कि टीसीएस, कि राम को ऑफर है टीसीएस से भैया कि एक्सेप्टेंस लो, अपन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख रहे हैं, डिस्क्वालिफिकेशन चेक कर रहे हैं, तो राम या उसका रिलेटिव या उसका पार्टनर कहां सिक्योरिटी या इंटरेस्ट होल्ड नहीं करेगा। तो 5 का पंच है मालिक, 5 का पंच। बोलो क्या क्या? सबसे पहला इन द कंपनी, दूसरा सर इट्स होल्डिंग कंपनी, ओ हो, इन्होंने तो इसको बढ़ा दिया, यस इट्स सब्सिडरी कंपनी, ओके। और क्या लिखोगे? और इट्स होल्डिंग्स सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग्स सब्सिडरी, तो टीसीएस की होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग की सब्सिडरी कंपनी, बोलो। या इट्स एसोसिएट, इट्स एसोसिएट, बोलो मालिक। तो आप कहां सिक्योरिटी या इंटरेस्ट होल्ड नहीं कर सकते? बोलो फटाफट से। अ पर्सन शाल बी इनएलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर इफ ही, हिज रिलेटिव और हिज पार्टनर इज होल्डिंग एनी सिक्योरिटी और एनी इंटरेस्ट। कहां बोलो सर? इन द कंपनी, इट्स होल्डिंग, इट्स सब्सिडरी, इट्स होल्डिंग सब्सिडरी और इट्स एसोसिएट। इन 5 जगहों पर अगर आपने सिक्योरिटी या इंटरेस्ट आपने, आपके पार्टनर ने और आपके रिलेटिव ने होल्ड किया, तो सर हम फंस जाएंगे। तो सर रिलेटिव की डेफिनेशन भी समझना पड़ेगी। हाँ मालिक समझेंगे वो भी, लेकिन पहले पूरा सब क्लॉज रिवाइज करते हैं। तो पहला पॉइंट था होल्डिंग एनी सिक्योरिटी और इंटरेस्ट, ये समझाना। फिर इस आंसर को लिखना कि इन द गिवन केस मिस्टर राम्स रिलेटिव मिस्टर पपलू हैज होल्डेड द सिक्योरिटी ऑफ वैल्यू रुपीज दिस दिस दिस, ऐसा करके हम आंसर बनाएंगे। लेकिन एक एक्सेप्शन दिया, आप अपने आप को संभाल सकते हो, अपने पार्टनर को संभाल सकते हो, लेकिन रिलेटिव को संभालना तो बड़ा मुश्किल है मालिक। वो रिलेटिव ही है जो तुम में काड़ी करते हैं और उन्हीं के कारण तुम सीए बन जाते हो, इसलिए रिलेटिव होना भी जरूरी है ना। तो रिलेटिव के लिए एक एग्जम्पशन दिया, एक छोटा सा रिलैक्सेशन दिया, ध्यान से सुनिएगा। रिलेटिव के लिए बोला कि मालिक रिलेटिव को हम रोक नहीं पाएंगे, रिलेटिव के लिए एक छोटा सा रिलैक्सेशन दे देते हैं। रिलेटिव जो है चाहे तो फेस वैल्यू, क्या मार्केट वैल्यू, ना 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 ना, फेस वैल्यू सर। इट मे बी नोटेड दैट, क्या क्या नोट करना है कि एक जो रिलेटिव है ना वो होल्ड कर सकता है फेस वैल्यू ऑफ ₹1 लाख तक की इंटरेस्ट है सिक्योरिटी इन द कंपनी। तो फेस वैल्यू बोलो सर ₹1 लाख। कहां पर? इन द कंपनी। अच्छा, इन द सब्सिडरी, ना 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 सर, सिर्फ इन द कंपनी लिखा है, होल्डिंग ना, सब्सिडरी ना, सिर्फ लिखा है होल्ड कर सकता है अगर वो, तो कहां पर? इन द कंपनी ही कैन होल्ड एनी इंटरेस्ट और सिक्योरिटी, होल्ड एनी इंटरेस्ट और सिक्योरिटी। तो क्या ऑडिटर अभी भी एलिजिबल है? बोलो फटाफट से। यस, ऑडिटर एलिजिबल है मालिक। अब मैं आपसे छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चन पूछ रहा हूं, उनके आंसर देते जाओ। सपोज मिस्टर राम को ऑफर है टीसीएस, मिस्टर राम बोलने की जगह सीए राम बोले यार, अच्छा लगेगा, सीए राम। उसको ऑफर है कि भाई वो टीसीएस में ऑडिटर बन सकता है। राम चेक कर रहा है कि मेरे पास 141 3D की कोई डिस्क्वालिफिकेशन तो अट्रैक्ट नहीं हो रही। उसने चेक करना शुरू किया कि मैं और मेरा पार्टनर तो कोई सिक्योरिटी इंटरेस्ट होल्ड नहीं कर रहा भैया। बोले फटाफट हाँ ना कमेंट करते जाए मालिक, तो मुझे समझ पड़ेगा कि आपको ये क्लिक हो रहा कि नहीं, और क्या ये रिवीजन की स्पीड ठीक है, थोड़ा स्लो या फास्ट करें, बताते जाएं वो भी। ये रिवीजन आपके लिए, ये जैसा आप बोलेंगे वैसा करवा देंगे। मिस्टर राम को टीसीएस में ऑडिटर अपॉइंट करना है। क्वेश्चन है उसके रिलेटिव के पास, रिलेटिव के पास 90,000 रुपए के शेयर्स हैं, बताओ क्या वो ऑडिटर बन सकता है? सर इस क्वेश्चन में मिस्टेक है क्या? सर आपने ये नहीं बताया कि ये फेस वैल्यू है कि मार्केट वैल्यू। यस, पहली बात जो एग्जाम में आपको चेक करनी है दोस्तों, वो आपको एमसीक्यू या ट्रू फॉल्स या किसी केस लॉ में क्या वर्ड याद आना चाहिए? फेस वैल्यू। बोलो फेस वैल्यू नॉट एक्सीडिंग ₹1 लाख है ना, तो 1 लाख तक नॉट एक्सीडिंग वर्ड यूज करना, वो कर लो लीगली, नॉट एक्सीडिंग 1 लाख, तो आपको याद भी रह जाएगा ये। अब बताओ सर क्वेश्चन ही अधूरा। हाँ तो चलो क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। सर फेस वैल्यू, यस फेस वैल्यू 90,000, यस सर वो एलिजिबल है। कौन? राम, भले ही उसके रिलेटिव ने शेयर होल्ड कर रखे हैं। ये पहला केस। दूसरे केस का आंसर तो मालिक राम खुद ₹1 का शेयर होल्ड करके बैठा है। 1 लाख से नीचे सर, अरे मालिक ये रिलैक्सेशन सिर्फ किसके लिए थी? ये रिलैक्सेशन सिर्फ और सिर्फ थी दोस्तों, दोस्तों वापस से, ये रिलैक्सेशन सिर्फ किसके लिए मालिक? कोई कंफ्यूजन नहीं, ये रिलैक्सेशन सर सिर्फ रिलेटिव के लिए, क्या ऑडिटर के लिए है? नो। बोलो
आदित्य मित्तल जी, होल्डिंग के एसोसिएट नहीं, इट्स एसोसिएट, कंपनी के एसोसिएट बोल रहा हूं मैं। होल्डिंग के नीचे एरो नहीं बनाया अपन ने, होल्डिंग के नीचे तो यहां पर एरो है। ये होल्डिंग की सब्सिडरी, ये कंपनी की सब्सिडरी और कंपनी के एसोसिएट, ऐसा लिख के आना है अपने को। बोलो भैया। तो टीसीएस की होल्डिंग, टीसीएस में खुद में टीसीएस की होल्डिंग, होल्डिंग की सब्सिडरी, कंपनी की सब्सिडरी और कंपनी के एसोसिएट, ऐसा वर्ड आपको यूज करना है। क्या राम एलिजिबल है? नहीं सर, 1 रुपए का शेयर भी होल्ड नहीं कर सकता। सिर्फ रिलैक्सेशन किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव के लिए। तीसरा केस ले लो, राम ने होल्ड नहीं किया, राम के रिलेटिव ने होल्ड नहीं किया, लेकिन राम का एक पार्टनर है, उसने शेयर होल्ड कर लिया 1 रुपए का। तो अब बोलो क्या क्या राम एलिजिबल है? नो सर, अगेन अपना वर्ड होगा, सिर्फ रिलेटिव के लिए रिलैक्सेशन है सब क्लॉज 1 में, कोई और इसको होल्ड नहीं कर सकता। अगर ऑडिटर ने या उसके पार्टनर ने 1 रुपए की भी सिक्योरिटी या इंटरेस्ट होल्ड किया, एलिजिबल नहीं रहेगा, ही विल बी इन एलिजिबल। यस करेक्ट अतिशय, आर्ची, दिग्गी, शर्मा जी करेक्ट, अदिति करेक्ट, सौम्या करेक्ट, विवरणा करेक्ट, करेक्ट, बहुत बढ़िया। ये था हमारा सब क्लॉज 1। एक और रिलैक्सेशन दिया गया कि मान लो गलती से रिलेटिव के पास, अगर रिलेटिव के पास 1,20,000 की फेस वैल्यू के शेयर आ गए तो सर ऑडिटर इनएलिजिबल हो जाएगा। बोलो भैया हाँ या ना? सार्थक जी, यहाँ सिर्फ कंपनी के लिए रिलैक्सेशन है, वर्ड्स पे ध्यान दें। ये 1,00,000 रुपए इन द कंपनी बोला है, बस इसी को आपको एग्जाम में कोट करके आना है। अब बोलो 1,20 पे क्या बोलते हो? विनीत वाधवा जी करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर मालिक। अगर 1,20 रिलेटिव होल्ड करेगा तो क्या होगा? तो सर वो इनएलिजिबल हो जाएगा। करेक्ट सुधांशु, विवरणा, आदित्य करेक्ट, वेरी गुड, इनएलिजिबल। लेकिन 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 फिर आपको एक लाइन याद आना चाहिए कि अगर गलती से रिलेटिव ने ये एक्वायर कर लिए तो अपने को एक और ऑप्शन दिया गया कि वो 60 डेज के अंदर, 60 डेज के अंदर इसको रेक्टिफाई भी करे, है ना, विद इन 60 डेज ऑडिटर उससे रेक्टिफाई करवा ले तो ज्यादा बेटर है। मतलब कंपनी लॉ नहीं चाहता कि ऑडिटर हटे, ऑडिटर रिमूव हो, ऑडिटर इनएलिजिबल हो रिलेटिव के कारण। तो क्या बोला गया? यदि आपने सिक्योरिटी या इंटरेस्ट एक्वायर किया, किससे? अबव द थ्रेशोल्ड लिमिट, किससे ऊपर चले गए मालिक? आप चले गए 1,00,000 से ऊपर। बोलिए, आप चले गए 1,00,000 से ऊपर। इन केस अबव द थ्रेशोल्ड, अबव थ्रेशोल्ड होते से ही ऑडिटर इनएलिजिबल हो जाएगा दोस्तों। तो क्या करें सर? उसको रोको। किसको? रिलेटिव को। सर रिलेटिव सुनता नहीं है, कैसे रोकें सर? 60 दिन का टाइम दिया आपको इसीलिए तो, है ना। रिलेटिव के सामने गाना गाओ, सुन रहा है ना तू, रो रहा हूं मैं भाई, क्या करा ये, मैं इनएलिजिबल हो जाऊंगा। राम समझाएगा अपने रिलेटिव को। तो विद इन 60 डेज ऑडिटर से क्या एक्सपेक्टेड है? जैसे ही अबव थ्रेशोल्ड जाए विद इन 60 डेज ऑडिटर करेक्टिव एक्शन ले, ये ऑडिटर से एक्सपेक्टेड है। बोलिए दोस्तों, है ना, वरना वो इनएलिजिबल हो जाएगा। तो एग्जाम के एंगल से बस इतने पॉइंट ही आपको ध्यान रखना है। ध्यान ये भी रखना है कि फेस वैल्यू वर्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलिए हाँ या ना? और ये एग्जाम्पशन सिर्फ सिर्फ रिलेटिव के लिए है, राम और उसके पार्टनर के लिए नहीं है मालिक। राम और पार्टनर ने तो 1 रुपया भी होल्ड करा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। क्लियर है? और ग्रेस पीरियड भी जो है वो सिर्फ किसके लिए सर? रिलेटिव के लिए है। राम को मौका देंगे क्या? नहीं सर। उसके पार्टनर को मौका देंगे क्या? नहीं सर। मौका सिर्फ किसके लिए सर? 60 दिन वाला। ये भी ध्यान रखना कभी एमसीक्यू में आ जाए तो, 60 दिन का मौका सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव के लिए। दोस्तों ये छोटी छोटी सी बातें पकड़ना पड़ेंगी। रिलेटिव का मतलब बता दो सर। ओके दो भैया, रिलेटिव का मतलब समझ लो। रिलेटिव में किस किस को शामिल करेंगे? ध्यान से देखो। पहला तो अगर रिलेटिव बोल रहे हैं मतलब इंडिविजुअल के एंगल से बोलेंगे। सबसे पहले तो रिलेटिव इंडिविजुअल के एंगल से ही होगा। सबसे पहला बोला गया भाई मेंबर्स ऑफ एचयूएफ। राम अगर किसी एचयूएफ का मेंबर है तो उसके सारे मेंबर्स उसके रिलेटिव मान लिए जाएंगे। दूसरा सर हस्बैंड एंड वाइफ तो हमेशा ही आएगा, है ना, जीवन साथी है भैया ये तो। बोलो भैया, जीवन साथी हम, दिया और बाती हम, बोलो फटाफट, हस्बैंड एंड वाइफ हमेशा रहेगा। फिर परिवार बनाए भैया, अगर ये राम है तो इसके फादर और इसकी मदर, ऑब्वियसली फादर और मदर तो आने ही चाहिए। फिर इसके खुद के सन और डॉटर, इसके खुद के ब्रदर और सिस्टर, ब्रो एंड सिस। बोलो क्या इतना तो आना ही चाहिए रिलेटिव में या नहीं आएगा? प्लस क्या स्टेप रिलेशनशिप्स आनी चाहिए? स्टेप रिलेशनशिप्स जैसे कि स्टेप फादर, स्टेप मदर। बोलो भैया, स्टेप फादर स्टेप मदर आएगा? यस करेक्ट, स्टेप फादर स्टेप मदर। बोलो मालिक, सन बोलो, सन में क्या आएगा सर? अडॉप्टेड सन भी आएगा। तो क्वेश्चन में ध्यान रखना रिलेशन कौन सा है, तो चेक करना ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये बात जरूर देखिएगा। स्टेप सन या अडॉप्टेड सन भी हो सकता है। यस यस बिल्कुल हो सकता है। आप स्टेप सन लिख लो अभी, स्टेप सन। स्टेप रिलेशनशिप्स देख रहे हैं ना, ये भी आएगा। और बोलो सन्स वाइफ, बहू। बोलो भैया सन्स वाइफ। बोलो डॉटर और डॉटर का हस्बैंड।
डॉटर हस्बैंड, ये भी आना चाहिए। फिर ये परिवार की डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज है यहाँ पर, जो आप इनकम टैक्स में पढ़ रहे हो उससे थोड़ा सा अलग। सिस्टर में स्टेप सिस्टर, यस। ब्रदर में स्टेप ब्रदर, यस। सिर्फ किस में स्टेप रिलेशनशिप नहीं है सर? इस वाले में नहीं है। किस में? बोलो किस में? डॉटर में। अब इनमें क्यों नहीं दी? मालूम नहीं क्यों नहीं दी, दे देना चाहिए थी। इनका क्या जा रहा था, फोकट ही रोक दी। जब इतनी सारी स्टेप रिलेशनशिप से तो ये भी हो सकता था, लेकिन रिलेटिव में स्टेप डॉटर को कवर नहीं किया। इसका क्या मतलब है? अगर आपकी स्टेप डॉटर 1 लाख से ज्यादा के शेयर होल्ड कर भी लेगी तो शी इज नॉट योर रिलेटिव। क्वेश्चन का ध्यान रखना भाई, बोलो भैया, है ना। तो ये रिलेटिव की डेफिनेशन अपनी जो कंपनीज एक्ट की है 2013 की, वो अपन यहाँ कवर कर रहे हैं, जो अपने मॉड्यूल में दी हुई है। डन। चलो भाई, तो रिलेटिव की डेफिनेशन, वैसे तो अभी तक उन्होंने ऐसा रिलेशनशिप के ऊपर क्वेश्चन पूछा नहीं है कि रिलेटिव बता के क्वेश्चन पूछा, और डायरेक्ट वो खुद ही बोल देते हैं रिलेटिव ने होल्ड किया। तो आपको रिलेशनशिप या ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये चेक करने की जरूरत अभी तक तो नहीं पड़ी। ये था अपना कौन सा क्लॉज भाई? सब क्लॉज 1, ध्यान रखिएगा। नहीं अदिति जी, कटवाया था उसको, स्टेप डॉटर को। हाँ लिखा हुआ है, उसको काटना था लिख के। नेक्स्ट देखते हैं, सब क्लॉज 2 बोलो। अब क्लॉज 2 में क्या क्या कवर करेंगे अपन, बोलो। 141 3D2, शुरुआत करें वापस से। अ पर्सन शाल बी नॉट बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर इफ ही हिज रिलेटिव और हिज पार्टनर, बोलो आ गए वर्ड समझ में? 3 अलग अलग वर्ड, इफ ही, हिज रिलेटिव और हिज पार्टनर, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंटली आप ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना भैया, बोलो हाँ है ना। और इस वर्ड को भी ध्यान रखना इस पूरे पार्ट में कि ये 5 जगहों पर आपको होल्ड नहीं करना है, 5 जगहों पर होल्ड नहीं करना। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन इजी आता है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन टफ नहीं आता कभी भी। आपके मॉड्यूल में भी 4-5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप उनको भी चेक कर सकते हैं। बोलो, इफ ही और हिज पार्टनर और हिज रिलेटिव इज, अब क्या बोल रहा है सर? इज इंडेप्टेड। अब एक ही वर्ड पे पूरी कहानी चल रही है, मेरे लिए मेन वर्ड है इज इंडेप्टेड, इज इंडेप्टेड। वापस से बताओ कहां कहां इंडेप्टेडनेस है सर? पहला टू द कंपनी, फिर उसकी होल्डिंग, फिर उसकी सब्सिडरी, फिर होल्डिंग की सब्सिडरी, और कंपनी की एसोसिएट। क्या ये 5 जगह अभी अभी हमने पढ़ी है? यस सर। बोलो भैया। पर उसमें अमाउंट उन्होंने जोड़ दिया, कितना? इन एक्सिस ऑफ, क्या बोला? इन एक्सिस ऑफ ₹5 लाख। अब बताओ क्या यहां ये रिलैक्सेशन सभी के लिए है? जैसे 143D1 में तो क्या था? 3D1 में जो है सिर्फ रिलेटिव के लिए रिलैक्सेशन था, यहां पार्टनर, ऑडिटर खुद। क्या अगर 5 लाख तक इंडेप्टेड हो चलेगा? यस सर, इतनी बात हमको लिख के आनी। ये था आपका सब क्लॉज 2। नेक्स्ट बढ़ते हैं इसके बाद 141 3D3। अगेन इफ ही, हिज रिलेटिव और हिज पार्टनर। अब बोलो क्या करना है? अब क्या गलती कर रहे हैं सर? अब जो यहां रिलैक्सेशन था वो 5 लाख तक का था, यहां जो रिलैक्सेशन है वो 1 लाख तक के लिए, कि 1 लाख से नीचे हो तो एलिजिबल, 1 लाख से ऊपर हो तो इनएलिजिबल। बोलिए तो क्या चेंज आया? 1 वाला जो क्लॉज था उसमें सिर्फ रिलेटिव गलती कर सकता है, चलेगा 1 लाख तक की, पार्टनर या ऑडिटर नहीं कर सकता। क्लॉज 2 और क्लॉज 3 में कॉमन बात बताएं दोस्तों, यहाँ रिलेटिव, पार्टनर, ऑडिटर दोनों तीनों के लिए बोल दिया कि ठीक है इतना इतना कर सकते हो। क्या बोलेंगे? इफ ही, हिज रिलेटिव और हिज पार्टनर, आगे वर्ड बोलो हैज, क्या लिखना है? हैज गिवन एनी गारंटी, गिवन एनी गारंटी और सिक्योरिटी। बोलो भैया, गिवन एनी गारंटी और सिक्योरिटी, किसके लिए? किसके लिए गारंटी सिक्योरिटी सर? ये जो हो रही है इन रिलेशन टू थर्ड पार्टी, ये वर्ड जरूर लिख के आना। गारंटी किसके लिए दिया है? इन रिलेशन टू थर्ड पार्टी। ये थर्ड पार्टी के लिए रिलेशन क्यों दिया गया? क्योंकि वो थर्ड पार्टी इंडेप्टेड। तो वर्ड क्या लिखेंगे? हैज गिवन एनी गारंटी और प्रोवाइडेड एनी सिक्योरिटी। तो वर्ड आना चाहिए भैया प्रोवाइडेड। ये वर्ड्स मिस हो जाते हैं हमसे, हम डायरेक्ट लिख देते हैं गारंटी ऑब्लिक सिक्योरिटी। अपने को क्या लिखना है? गारंटी और एनी सिक्योरिटी प्रोवाइडेड वर्ड आना चाहिए इन कनेक्शन विद द इंडेप्टेडनेस ऑफ थर्ड पार्टी। बोलो भैया, बोलो मालिक। किसको दिया है गारंटी सर? वही 5 लोग। पहला टू द कंपनी, दूसरा उसकी होल्डिंग कंपनी, तीसरा उसकी सब्सिडरी कंपनी, चौथा होल्डिंग की सब्सिडरी, और फिफ्थ वन इज एसोसिएट कंपनी। इससे ऊपर इन एक्सिस ऑफ ₹1 लाख।
ध्यान रखना यहाँ पे भी रिलैक्सेशन तीनों के लिए कि 1 लाख तक की गारंटी चलेगी, इससे ऊपर की गारंटी नहीं हो पाएगी। तो ये बात जरूर 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 ध्यान रखना। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको फ्रेम करता हूं, इसके ऊपर ध्यान से देखिए। ये राम को टीसीएस का ऑडिटर बनाया जा रहा है। राम ने 2 लाख रुपए की गारंटी ले रखी है अपने फ्रेंड की, पपलू की। बोलो क्या करना है सर? इनएलिजिबल। पहला केस इनएलिजिबल, हाँ या ना फटाफट। दूसरा केस, राम ने नहीं ली गारंटी या सिक्योरिटी प्रोवाइड की, राम के ब्रदर ने अपने दोस्त पपलू के लिए गारंटी ले रखी। तो अब कौन हो गया सर? राम। ऑडिटर का रिलेटिव, इस रिलेटिव भी बोला था अपन ने। बोलो मालिक। राम का भाई, रिलेटिव ने गारंटी ले रखी किसी थर्ड पर्सन के लिए। बोलो हाँ या ना। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो रिलेटिव वर्ड मत भूल जाना, आपने डेफिनेशन पढ़ी है अभी अभी। दो छोटे छोटे से केसेस, बहुत आराम से आप ये क्वेश्चन बना सकते हैं। यस यस यस, बोलिए मालिक। तो ये 3 अलग अलग वर्ड, सबसे पहला था सर होल्डिंग एनी इंटरेस्ट और सिक्योरिटी, दूसरा था इज इंडेप्टेड टू द कंपनी, तीसरा था इज हैज गिवन एनी गारंटी और प्रोवाइडेड एनी सिक्योरिटी इन रिलेशन टू इंडेप्टेडनेस ऑफ एनी थर्ड पार्टी। तो ये 2 लाख रुपए का, इसलिए अगर ये 1 लाख या 90,000 का होता तो बोलो 90,000। राम ने 90,000 की गारंटी ले रखी। यस करेक्ट अदिति, सुहानी, सुधांशु, मयूर, करेक्ट 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 भाई, करेक्ट सौम्या, यस विवर्णा, करेक्ट आरची, करेक्ट सूरत। बोलो फटाफट 90,000 रुपए। अब क्या बोलने का? रौनक जी ये स्लो मोड ही चल रहा है भाई, स्लो मोड ऑन है, स्लो मोड ऑन है। एलिजिबल, करेक्ट, वेरी गुड। तो ये 3 अलग अलग बातें हमको ध्यान रखनी है दोस्तों। मैं एक बार और चेक कर लेता हूं रौनक जी, आप बोल रहे हैं तो। देखते हैं, ये और आपके लिए चेंज कर दिया रौनक भाई। तो ये हो गया अपना सेक्शन कौन सा? 141(3)D, सब क्लॉज 1, सब क्लॉज 2, सब क्लॉज 3। बोलिए मालिक, क्लियर? चलो यस, देखो अब एक और खास बात, क्या है इसमें? 141(3) की बात करते हैं जब अपन, तो उसमें क्लॉज आ रहा है नेक्स्ट 141(3)E। ये अपन ने डी देख लिया, कंप्लीट डी, ये हो गया डी। क्लॉज ही बिजनेस रिलेशनशिप की बात करता है, जो कि एग्जाम में वैसे कम आया है, और ये बहुत सिंपल से 2 लोगों को कवर करता है बस। बिजनेस रिलेशनशिप की जब हम बात कर रहे हैं 141(3)E में, अभी तक हम बोल रहे थे मालिक कि ऑडिटर, उसका रिलेटिव, उसका पार्टनर, अगर ये 3 गलतियां करे। अब बात आ रही है सिर्फ एक व्यक्ति की, जैसे कि मिस्टर राम, या किसी फर्म की। अच्छा, मतलब एक पर्सन या फिर एक फर्म, अ पर्सन और अ फर्म। बोलिए मालिक, करेक्ट? उससे क्या होगा सुहानी? ओके, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। एक पर्सन या फर्म जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, दोनों वर्ड यूज किए उन्होंने, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या कर रहा है दोस्तों? ध्यान से सुनो। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसका रिश्ता क्रिएट हो रहा है, लेकिन इस बार बिजनेस रिलेशनशिप है। ये जो बिजनेस रिलेशनशिप है, ये किस किस से क्रिएट हुई? नाम बोलो। सबसे पहला आइदर इन द कंपनी, सेकंड होल्डिंग कंपनी, थर्ड सब्सिडरी कंपनी, फोर्थ होल्डिंग्स सब्सिडरी, फिफ्थ कंपनी की एसोसिएट कंपनी। बोलो भैया, 5 जगह तो ये वो की वही है सर। यस मालिक, ये 5 वो क्या वही है? बोलो यार। और एक और रिलेशनशिप क्रिएट करो, वो है सब्सिडरी ऑफ सच एसोसिएट कंपनी। ध्यान रखना। तो अब सर एक रिलेशनशिप में 5 की जगह 6 जगह हो गई है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बोलो भैया। ओके, डन, हटा देता हूं लो, 3 सेकंड। डन, आपकी इच्छा पूरी हुई। डन भैया, डन। चलो मालिक। तो अब रिलेशनशिप डायरेक्टली इनडायरेक्टली हो रही है अगर आपकी, तो आप इनएलिजिबल हो जाओगे इन 6 जगहों पर। बिजनेस रिलेशनशिप में उन्होंने बोला कोई भी कमर्शियल ट्रांजेक्शन आ सकता है, ध्यान रखिएगा, कोई भी कमर्शियल ट्रांजेक्शन आ सकता है, एनी टाइप ऑफ कमर्शियल ट्रांजेक्शन। लेकिन फिर उन्होंने 2 बातों पे एक्सेप्शन दिया। पहली बात उन्होंने बोला ऐसा कोई भी कमर्शियल ट्रांजेक्शन जो इन द नेचर ऑफ प्रोफेशनल सर्विस। भैया अपन सीए हैं, है ना, तो अपन कमर्शियल जो सर्विसेज देते हैं वो तो देना जरूरी है यार, अपना प्रोफेशन है, जो सर्विसेज देने का है वो तो देना पड़ेगा। जो परमिटेड है,
अच्छा, हम दे भी बोल रहे हैं जो परमिटेड है, वेरी गुड। परमिटेड किसने किया सर? आइदर कंपनीज एक्ट, आइदर आईसीआई एक्ट और रूल्स मेट देयर अंडर। अच्छा, तो फिर उसको हम कमर्शियल होने के बावजूद एलिजिबल मानेंगे? यस, बिल्कुल सही। बोलो भैया, हाँ या ना? तो पहला पॉइंट बिजनेस रिलेशनशिप का, कमर्शियल ट्रांजेक्शन प्रोहिबिटेड एक्सेप्ट, एक्सेप्ट करके ये पहला पॉइंट आ गया, ये अलाउड है भैया। दूसरा, सेकंड वाला, कोई भी कमर्शियल ट्रांजेक्शन जो कि विचार इन ऑर्डिनरी कोर्स, विचार इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस कर रहे हैं आप, तो हमने बहुत सारे एग्जाम्पल लिए थे क्लास में इन दोनों बातों के कि ऑर्डिनरी कोर्स में क्या क्या हो सकता है। हमने इसमें एयरटेल का एग्जाम्पल लिया था, हमने एयरवेज का एग्जाम्पल लिया, हमने ऑयल कंपनी का एग्जाम्पल लिया। तो ऑर्डिनरी बिजनेस में हमेशा हो ऑफ द कंपनी, और ये ट्रांजेक्शन हो रहा है एट ALP, आर्म्स लेंथ प्राइस, ये बात भी हमने पढ़ी थी। तो हम मान लेंगे कि ये एलिजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है कमर्शियल ट्रांजेक्शन होने के बावजूद। क्लियर है? एग्जाम्पल भी दिए थे, टेलीकम्युनिकेशन, हॉस्पिटल्स, एयरलाइन, होटल और सच अदर सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन। और ये ALP पे आप जो ट्रांजेक्शन कर रहे हो वो एज अ कस्टमर कर रहे हो, तो 141(3) अलाउ करता है। मुद्दा आता है सर, ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे मानेंगे? डायरेक्टली इनडायरेक्टली के लिए आपको देखना पड़ेगा कि इंडिविजुअल के केस में और एक फर्म के केस में कौन कौन सी रिलेशनशिप के थ्रू आप बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं करोगे, वरना आप इनएलिजिबल हो जाओगे। करेक्ट अनूप? करेक्ट आदित्य? आदित्य सुधांशु? यस आदित्य जी, यस आरजी, करेक्ट। अब डायरेक्टली इनडायरेक्टली के सीखे सर, ये अपने को वहां से उठाना पड़ेगा, कहां से? सेक्शन 144 से। सेक्शन 144 में जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली पढ़ते हैं उसी को हम यहाँ यूज करेंगे। बोलो, आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली को डिफाइन करो कि इंडिविजुअल ना तो डायरेक्टली ये ट्रांजेक्शन करेगा ना इनडायरेक्टली, तो कौन कौन अलाउड है इसमें देख लो तो जरा। सबसे पहला किस किस को प्रोहिबिट करना, अलाउड नहीं प्रोहिबिट बोलो। सबसे पहला हिमसेल्फ, ये तो सर डायरेक्टली में ये आ जाएगा। यस, उन्होंने डिफाइन कर दिया कि इंडिविजुअल जो है अगर वो ट्रांजेक्शन करेगा तो वो डायरेक्ट तो है ही। दूसरा, थ्रू हिज रिलेटिव, अपने रिलेटिव के थ्रू अगर वो ट्रांजेक्शन करने गया तो गड़बड़ा जाएगी बात भाई। तो आप कमर्शियल ट्रांजेक्शन करते हो तो आप एक्सेप्शन में कवर्ड हो, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप एक्सेप्शन में कवर्ड नहीं तो गड़बड़ है। ध्यान से देखना, ये ट्रांजेक्शन करने वाला आप रिलेटिव नहीं है, पर्सन है या फर्म है, लेकिन आप रिलेटिव के थ्रू कर रहे हो, ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली वर्ड में कवर्ड है। तो गलती मैं कर रहा हूं, किसके थ्रू? रिलेटिव के थ्रू। तीसरा, एनी अदर पर्सन कनेक्टेड, एनी अदर पर्सन कनेक्टेड, जो कि कनेक्टेड है मुझसे, जो कि एसोसिएटेड है मुझसे, उसके थ्रू कर रहा हूं। बोलिए भैया, तो वाइड कर दी यहां से डेफिनेशन, कनेक्टेड और एसोसिएटेड वर्ड यूज करके। चौथा, थ्रू एनी एंटिटी, थ्रू एनी एंटिटी, ये भी इंपॉर्टेंट, थ्रू एनी एंटिटी, जहां पर इस इंडिविजुअल का क्या क्रिएट हो जाए, जहां पर इस इंडिविजुअल का या तो क्या क्रिएट हो जाए, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस और कंट्रोल, तो माना जाएगा कि आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली में ये वर्ड यूज कर रहे हो। और नेक्स्ट, जिसका ब्रांड नेम, जिसका ब्रांड नेम या जिसका ट्रेड नेम कॉमन हो, जिस ट्रेड नेम या ब्रांड नेम से आप सर्विसेज दे रहे हो वही ट्रेड नेम ब्रांड नेम कोई और भी यूज कर रहा है, तो माना जाएगा कि आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली सर्विसेज ले रहे हो या दे रहे हो। बोलिए मालिक। अब फर्म के केस में बोलो सर, फर्म पहले तो खुद, फर्म को पहले तो खुद को ही बाहर करो, आइदर इटसेल्फ की हिमसेल्फ। सर अब इटसेल्फ लिखना पड़ेगा। दूसरा बोलो सर, उसके पार्टनर्स को भी कवर कर लेना चाहिए अगर फर्म की बात आ रही है तो। बोलो क्या लग रहा? बोलो, थ्रू पार्टनर्स, एनी पार्टनर, टू एनी ऑफ इट्स पार्टनर, कवर करो सर इसको भी। ओके, फिर और बोलो, फर्म हो गई, पार्टनर हो गया। अब सर, अब थ्रू इट्स पेरेंट, थ्रू इट्स सब्सिडरी, बोलो थ्रू इट्स पेरेंट, थ्रू इट्स सब्सिडरी, थ्रू इट्स, एक और बोलो, एसोसिएट, तो हम मान लेंगे कि ये ट्रांजेक्शन आपने ही किया है। बोलो भैया, बात समझ में आई? जहां जहां पर भी आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस या कंट्रोल है, वो भी एक वर्ड हो जाएगा आपके लिए अगर लिख पाओ एग्जाम में तो। सर लिखना कितना है? अगर वो 141(3) पूछते हैं तो वैसे तो ये सफिशियंट है। आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली को जबरदस्ती समझाने की कोशिश मत करना जब तक कि केस की डिमांड ना हो, है ना। इतना ही लिख देंगे तो भी बहुत है 4 मार्क्स के लिए, क्योंकि हम वैसे ही 3 स्टेप लिख रहे हैं, सेक्शन, सेक्शन, उसके बाद हम लिख रहे हैं केस और फिर समझा रहे हैं कंक्लूजन। ये था 141(3)E। नेक्स्ट केस मालिक 141(E)F, बोलो 3 के बाद बोलो E के बाद F, बोलो मालिक। F क्या बोलता है? बहुत सिंपल, ये राम जो है, ध्यान से सुनना, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, राम को टीसीएस का ऑडिटर बनाया गया। इसी टीसीएस में राम के फादर जो है वो डायरेक्टर है। फादर, फादर रिलेटिव है, यस।
ब्रदर यस, सन यस, डॉटर यस, स्टेप डॉटर नो। ध्यान रखना, राम वहां पे इनएलिजिबल हो जाएगा यदि उस कंपनी में उसका कोई भी रिलेटिव डायरेक्टर है। तो रिलेटिव वर्ड पे फोकस करना भैया, रिलेटिव वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, बोले मालिक। तो पहला वर्ड क्या लोगे, अ पर्सन हुज रिलेटिव इज अ डायरेक्टर और इज इन द एम्प्लॉयमेंट, इन द एम्प्लॉयमेंट, इन द एम्प्लॉयमेंट कैसे, एज अ डायरेक्टर और केएमपी। ये अपन ने डिटेल में पढ़ा था कि एज अ वर्ड क्यों लगाया, इतने से वर्ड को समझा था मालिक। बोलिए भैया। यस ईशांक जी, जो भी आएगा बीच में आता जाएगा भाई, बिल्कुल आता जाएगा। तो ये डायरेक्टर और केएमपी वाली बात हमने यहाँ कवर कर ली कि एज अ डायरेक्टर या एज अ केएमपी भी है। अब एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था कि मिस्टर राम जिनके फादर डायरेक्टर हैं टीसीएस के, राम को यहाँ का इनकम टैक्स कंसल्टेंट बनाया गया, क्या राम एलिजिबल है। लोगों ने ना लिख दिया था, राम को इनकम टैक्स कंसल्टेंट बनाया गया है ना कि ऑडिटर। आप जो सेक्शन पढ़ रहे हैं वो 141(3)(f) में ऑडिटर के लिए पढ़ रहे हैं या इनकम टैक्स कंसल्टेंट या अकाउंटेंट के लिए। सर ये तो इनकम टैक्स कंसल्टेंट है, राम वॉज एलिजिबल। बोलिए मालिक, ध्यान रखिएगा। ये छोटा सा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि उसको ऑडिटर नहीं बनाया था, उसको कुछ और अपॉइंटमेंट दिया था, तो एज एन ऑडिटर चेक करना है बस आपको। ये बात ध्यान रखिएगा भैया, सभी लोग। ये था छोटा सा क्लॉज एफ। अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट क्लॉज पे, वो है 141(3)(g, जिसमें ऑडिटर के ऊपर कुछ और डिस्क्वालिफिकेशंस दी, जिसमें बोला गया करेक्ट सौम्या, करेक्ट सुधांशु, रौनक, ईशान, अमन, करेक्ट, यस आर्ची एंड आदित्य, करेक्ट भाई। नेक्स्ट उन्होंने 141(3)(g में दो तरह की डिस्क्वालिफिकेशन दी। एक, उन्होंने बोला कि कोई व्यक्ति जो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में इंपॉर्टेंट वर्ड बोलो क्या है मालिक, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं है सर। फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट वर्ड तो अपन ने एम्प्लॉय वर्ड तो क्लॉज बी में भी पढ़ लिया था। फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट के साथ सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, वो है एल्सवेयर। तो बोलो क्या लिखोगे, एज पर सेक्शन 141(3)(g ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 अ पर्सन शैल बी नॉट बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी इफ ही इज इन, क्या लिखना है, इफ ही इज इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर। और ये दूसरा क्लॉज नंबर ऑफ ऑडिट की सीलिंग डालता है, ये बात हमने पढ़ी थी। नंबर ऑफ ऑडिट पे लिमिट डालता है कि एक पर्सन या एक पार्टनर, फर्म के केस में एक पर्सन या एक पार्टनर, इन केस ऑफ फर्म, क्या नहीं कर सकता और क्या कर सकता है मालिक, ध्यान से देखिएगा। एक पर्सन जैसे कि आप और मैं, या एक पार्टनर जैसे कि आप और मैं, क्या कर रहे हैं, होल्डिंग कर रहे हैं। तो होल्डिंग लिखना भैया, है ना। क्या होल्ड कर रहे हैं दोस्तों, अपॉइंटमेंट। किस दिन चेक करोगे सीलिंग लिमिट, सर जिस दिन मुझे ऑफर दिया जा रहा है, जिस दिन मुझे अपॉइंट करने की बात चल रही है, उस दिन में आपको बताना है क्या आप होल्ड कर रहे हो अपॉइंटमेंट। कैसे, एज इट्स ऑडिटर, एज एन ऑडिटर कर लो चाहो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, इट की जगह एज एन ऑडिटर। कितनी का, 20 कंपनी की लिमिट है। लैंग्वेज क्या रखनी है, शाल नॉट बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर इफ ही और अ पार्टनर इन द फर्म होल्डिंग अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर। ये लैंग्वेज का ख्याल रखना, हम शुरुआत में बोल रहे हैं इज नॉट एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर, तो लैंग्वेज की शुरुआत गड़बड़ानी नहीं चाहिए भैया, वरना पूरे सेंटेंस की 12 बज जाएगी। तो क्या लिखना है, नॉट बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर इफ ही इज इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर और ही और अ पार्टनर इन अ फर्म और अ पार्टनर इन अ फर्म इज होल्डिंग अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर। लिखना है, लैंग्वेज का ध्यान देना है। होल्डिंग अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर किस दिन की बात करेंगे, एज एट द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, एज एट डेट ऑफ सच अपॉइंटमेंट। ये वर्ड जरूर लिखना मालिक की काउंटिंग किस दिन करोगे, एज एट द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, एज एट द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। होल्डिंग अपॉइंटमेंट कितना, बोलो, होल्डिंग अपॉइंटमेंट या री अपॉइंटमेंट, बोलो क्या, एज ऑडिटर ऑफ मोर देन, बोलो एज ऑडिटर ऑफ मोर देन कितना, मोर देन 20 कंपनीज। अब मेरी बात ध्यान से सुनना भैया, यहाँ जो बेसिक एक गलती होती है बहुत आराम से समझ लेना। मैं अतिशय जी के सेंटेंस को पकड़ के आपको बात समझा रहा हूँ कि गलती क्या होती है। अतिशय जी ने लिखा नॉट मोर देन 20, अदिति ने लिखा 20, शुभम ने लिखा नॉट मोर देन 20। अब देखो ध्यान से, नॉट मोर देन 20 अगर आप वर्ड यूज करते हो तो गलत हो जाएगा मेरा और आपका सेंटेंस। बताओ कैसे, मैं शुरुआत कर रहा हूँ ही इज नॉट एलिजिबल, ओहो, हम बोल रहे हैं ही इज नॉट एलिजिबल इफ ही इज होल्डिंग नॉट मोर देन 20। सर रॉन्ग, रॉन्ग, ये तो ब्लंडर हो जाएगा सर। क्यों, क्योंकि अपन पहले ही लिख रहे हैं नॉट एलिजिबल, या तो लिखो एलिजिबल, तो फिर अतिशय का सेंटेंस सही है। दोस्तों ध्यान से देख लो, इतनी सी बात पे पूरा 4-5 नंबर के क्वेश्चन की बैंड बच जाएगी। नहीं तो अपने क्या लैंग्वेज यूज कर रहे हैं अपन, नॉट एलिजिबल बोल रहे हैं, तो यहां क्या लिखना है, होल्डिंग मोर देन कि लेस देन, ध्यान से देखना, मोर देन।
नॉट मोर देन बोलना चाहते हो अगर, तो आप यहाँ पे नॉट वर्ड हटाओ, आप बोलो ही इज एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड इफ ही इज होल्डिंग नॉट मोर देन 20। अतिशय जी बात समझ में आई होगी भैया, सभी लोग ध्यान से देखिएगा, एक जैसी लैंग्वेज यूज करने का है अपने को, वरना नॉट लगा देने से पूरा सेंटेंस बदल जाएगा, पूरा सेंटेंस चेंज हो जाएगा। तो हम नॉट एलिजिबल करके अगर लिख रहे हैं तो क्या लिखना है, मोर देन 20 कंपनीज। इस 20 की गिनती में कौन कौन नहीं आता, पहला अदर देन एक्सेप्ट, पहला ओपीसी, दूसरा डॉर्मेंट, बोलो मालिक, पहला ओपीसी, दूसरा डॉर्मेंट, तीसरा बोलो डॉर्मेंट के अलावा स्मॉल कंपनीज, फोर्थ वन बोलो ऐसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज जिनकी पीयूएससी पेड अप शेयर कैपिटल किससे कम है, बोलो पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन 100 करोड़। ये सेंटेंस जरूर लिख के आना कि एक्सक्लूजन किस किस का है। ये था आपका पूरा सेंटेंस। अब ये 20 की गिनती करने के लिए दो एरिया है, पहला इंडिविजुअल के लिए कैसे गिनोगे और एक फर्म के लिए कैसे गिनेंगे। तो हम इंडिविजुअल के लिए क्या बोल रहे हैं, 20 लिमिट इज पर पर्सन, पार्टनर के लिए क्या बोलेंगे, 20 लिमिट इज पर पार्टनर इन द फर्म, बोलो भैया। दूसरा लैंग्वेज क्या है, बोलो दूसरा लैंग्वेज बोलो। अगर वो व्यक्ति एक से ज्यादा जगह पार्टनर है तो क्या करेंगे, अगर वो व्यक्ति एक से ज्यादा जगह पार्टनर है तो क्या करेंगे, सर दोनों को मिला के 20% देखना है, 20 पर पर्सन देखना है या पर पार्टनर देखना है। इसमें किसको शामिल नहीं करना है सर, जो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट वाला व्यक्ति उसको शामिल मत करना। जैसे कि एक फर्म में 3 पार्टनर है, ए बी सी, सी फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में, बताओ फर्म की एलिजिबिलिटी कितनी है सर, 40 ऑडिट्स। चेक करें भैया फटाफट से, हाँ या ना बोलें कि मेरे आंसर से आप एग्री हैं या नहीं है। यस इन एग्रीगेट सार्थक करेक्ट वर्ड बोल सकते हैं, इन एग्रीगेट बिल्कुल सही, बोलो बोलो भैया, बात समझ में आती है क्या। यस ध्यान रखना 40 गिनेंगे उसके लिए, हाँ ये मत गिन लेना, 60 मत बोल देना, बोलो। तो 141 3G में 20 का जो गिनती है वो कैसे कैसे करना है, पहला दिस लिमिट इज 20 पर पर्सन, ये लाइन जरूर लिख के आना, दिस लिमिट इज 20 पर पर्सन, ये लाइन जरूर लिखना है 20 पर पर्सन। और इन केस ऑफ फर्म क्या बोलेंगे, 20 पर पार्टनर इन केस ऑफ फर्म। फिर क्या लिखेंगे, समटाइम्स अ चार्टर्ड अकाउंट इज अ पार्टनर इन मोर देन वन फर्म, तो क्या करेंगे, टेकिंग एग्रीगेटली या ऑल टुगेदर, बोलो सेजल बात समझ में नहीं आई। यस सेजल 2 मिनट और बस, ये पॉइंट तो खत्म कर दें। तो एग्रीगेटली कैसे लेना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट इन टोटालिटी इन एग्रीगेट, सारी जगह जहां पर आप पार्टनर हो सबको जोड़कर क्या देखना है, सबको जोड़कर ही हमको बताना है कि ओवरऑल सीलिंग लिमिट है क्लॉज आपकी 141(3)G की। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से इसकी शुरुआत की लैंग्वेज का ध्यान रखना, नॉट कहां लगाना और कहां नहीं लगाना। कल इसी के आगे नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करेंगे, FG तक आ गए अपन, H और I बचा, साथ ही साथ 139 और 40। कल बाकी सेक्शन छोटे हैं, इसमें थोड़ा सा ज्यादा समझाना पड़ता है इसलिए इसमें टाइम लगा, लेकिन चांसेस कि इसमें से कुछ आए हमेशा रहेंगे। तो ध्यान रखिएगा अपना, कल फिर से मुलाकात होगी। राधे राधे।